नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह और बिहार बिहान देखने वाले सभी दर्शकों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो दर्शकों, अगर सुबह की शुरुआत एक अच्छी सी चाय और म्यूज़िक के साथ हो जाए तो दिन बन जाता है। तो दिन हम आपका बेहतर से बेहतरीन बनाने वाले हैं। तो दर्शकों, जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि म्यूज़िक से अगर दिन की शुरुआत हो जाए, सुबह की शुरुआत हो जाए तो दिन बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो आज हम जिनसे आपको मिलवाने वाले हैं, आइए देखते हैं उनसे जुड़ा एक वीडियो क्लिप। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। स्वाति मिश्रा। छपरा बिहार की बेटी स्वाति मिश्रा अपने गायकी से आज न केवल अपना बल्कि अपने राज्य का मान भी बढ़ा रहे हैं। 2023 में इनके द्वारा गाया गया भजन राम आएंगे इतना वायरल हुआ कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इनके मधुर आवाज की प्रशंसा की। हालांकि स्वाति मिश्रा की पृष्ठभूमि संगीत की नहीं थी, पर संगीत के प्रति रुचि और परिवार के सहयोग के बदौलत आज वे लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं। स्वाति को बचपन से ही संगीत में रुचि थी और उसको पूरा करने के लिए पढ़ाई के बाद वो मुंबई चली गईं, जहां से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और स्वाति की लोकप्रियता इसका सबूत है। तो कार्यक्रम में आज हमारे साथ बेहद ही ख़ास मेहमान जुड़ गई हैं। हाँ जी, हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं स्वाति मिश्रा जी से, जो कि सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, सेलिब्रिटी हैं और बहुत कुछ। स्वाति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। और साथ ही स्वाति जी के साथ संगत करने वाले कलाकारों से भी मैं आपका परिचय करा दूँ। हमारे साथ तबला पर हैं अंकित कुमार सिंह और साथ ही गिटार पर हैं एकांश मेहता जी। आप लोग का भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। स्वाति जी, कार्यक्रम की शुरुआत में जैसा कि मैंने कहा कि म्यूज़िक से अगर शुरुआत हो जाए तो दिन अच्छा हो जाता है, और मुझे लगता है कि हमारे जितने भी बिहार वासी जो इस कार्यक्रम को आज देख रहे हैं, आपको देख करके आई एम श्योर बहुत एक्साइटेड होंगे। और जब सुबह की बात करते हैं तो सुबह की शुरुआत अगर एक भजन के साथ हो जाए तो दिन अच्छा गुजरता है। तो आपका वही भजन जिससे आप पॉपुलर हुई, और वो भजन जो आज हर किसी के ज़ुबान पर है, हर किसी के फ़ोन में वो बज रहा है, हर किसी के घर में भी आई एम श्योर अभी बज रहा होगा, उसी भजन से शुरुआत करते हैं। राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे, राम ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। हो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे,
बहुत खूबसूरत स्वाति जी, बहुत बहुत बढ़िया गाती हैं आप, और हमारे दर्शकों का आज का सुबह का दिन आई एम श्योर बन गया होगा। लेकिन आपका भी दिन बना है ना? 3 तारीख जो डेट है उसने आपके पूरे करियर को ही बदल करके रख दिया। तो उस दिन के बारे में प्लीज़ हमारे दर्शकों को कुछ बताइए, क्योंकि राम आएंगे जो है वो प्राण प्रतिष्ठा किसी और दिन हुई, लेकिन आपके लिए राम शायद थोड़ा जल्दी आ गए, थोड़ा और पहले आ गए। बिल्कुल, 3 जनवरी मेरी लाइफ का ऐसा दिन है जो मैं सपने में भी नहीं भूल सकती हूँ। वो ऐसा दिन है मेरे लिए जिस दिन वाकई, जैसा आपने कहा कि करियर चेंजिंग हो गया मेरे लिए, वो वाकई ऐसा हुआ। और राम जी की ही कृपा है, जो राम जी 22 को जिनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी, वो मेरे जीवन में पहले ही आके मेरे जीवन का उन्होंने इतना उद्धार कर दिया। तो वाकई वो डेट बहुत स्पेशल है जी। तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ क्या पहले से थी? क्या भजन आप को पहले से ही इतना ज़्यादा पसंद था, या आप नॉर्मल दूसरी सिंगिंग भी कर रही हैं? क्योंकि आपके यूट्यूब चैनल से, जैसा कि लोग आपको जान रहे थे अभी तक, उसमें बहुत तरीके के गाने थे, अलग अलग जॉनरास के गाने थे। तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ क्या ये झुकाव उसी दौरान हो गया, राम जी के आने के वजह से हो गया, या पहले से था? जी, मैं ये चीज़ बार बार ये लोगों से कहती हूँ कि मैं जिस जगह से आती हूँ, बिहार से, छपरा से, उस जगह से अगर कोई नास्तिक भी होगा तो भी वो स्पिरिचुअल हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ महापर्व होता है जिसको छठ कहते हैं, और वो हमें हमेशा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है, जोड़े रखता है। और वो एक ऐसा पर्व है कि वो पर्व नहीं है, वो हमारे लिए इमोशन है, वो फीलिंग है छठ हमारे लिए। तो जो बिहार से आता है, जो छठ पूजा से जुड़ा हुआ है, वो स्पिरिचुअलिटी से अलग हो ही नहीं सकता है। सबकी बचपन की यादें हैं छठ पूजा में, और भी कई तरह की पूजाएं होती हैं। आप छपरा से हैं, आमी मंदिर भी वहीं है। हाँ जी, है ना? तो वो मंदिर भी आपको वहाँ से ज़रूर जोड़ करके रखता होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बात स्पिरिचुअलिटी की जब करते हैं तो बात गुरु की भी आती है जी, कि कैसे एक गुरु जो आपके जीवन में आता है और वो आपके पूरे जीवन को बदल करके रख देता है। तो हम आपके गुरु के भी बारे में आपसे जानना चाहते हैं। बिल्कुल। जीवन के सबसे पहले गुरु तो मेरे गार्जियन हैं, मेरे पेरेंट्स हैं। उसके बाद जीवन में बहुत से लोगों से आप सीखते हो, जिनको भले आप गुरु ना बोलो, लेकिन सिखा के वो बहुत कुछ जाते हैं। संगीत के गुरु की बात करूँ तो पंडित राम प्रकाश मिश्रा जी से सबसे पहले मेरा शिक्षण शुरू हुआ, शुरू में। उसके बाद फिर मैं इसको बहुत ही सीरियस लेने लगी। फिर इसके एजुकेशनल सेक्टर में मैं गई। मैंने BMUs किया इससे, जिसको बैचलर्स इन म्यूज़िक कहते हैं। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया। तो मैंने कई अलग अलग गुरुजी लोगों का आशीर्वाद लिया है। तो बहुत से गुरुजी लोगों से सीखा है, और सौभाग्य ही है ये। जी। गुरु की आप बात कर रही हैं, आपने गार्जियन का जिक्र किया, पिता का जिक्र आप हमेशा करती हैं। कितने खास रहे हैं वो आपके लिए? क्योंकि एक संगीत की शिक्षा की जब भी बात होती है, और जब बात बिहार जैसे परिवेश से आने की होती है, तो वहाँ पिता का साथ होना कितना ज़रूरी हो जाता है, तब जब आप एक इस तरीके का फील्ड सेलेक्ट कर रहे हैं जो आमतौर पर लोग नहीं करते हैं। नहीं, बात तो सही है। मैंने जो फील्ड सेलेक्ट किया है, मैं जिस प्रोफेशन में जा रही हूँ वही अपने आप में बहुत चैलेंजिंग प्रोफेशन है। लोग अपने बच्चों को आर्टिस्ट बनने नहीं देते हैं जल्दी, क्योंकि उसमें बड़ा ही स्ट्रगल है। अगर मेरे जीवन में आज राम जी ने इतनी बड़ी कृपा नहीं की होती तो मैं भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल ही कर रही होती। और अभी भी स्ट्रगल है, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा अचीवमेंट मैंने कर लिया कि मैं बैठ जाऊँ, काम ना करूँ। लेकिन एक जो होती है ना फाइनेंशियल, और एक चाह कि लोग मुझे जाने, वो स्ट्रगल तो कहीं ना कहीं कम हो गई है। तो जो मेरे फादर का जो हमेशा से मेरे लिए सपोर्ट रहा है वो इमेंस है, वो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि आज मैं जहाँ बैठी हूँ, मैं जो लाइफ में एक एक चीज़ पा रही हूँ, वो उनके वजह से ही है। जिस गांव से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ एजुकेशन भी मुश्किल से मिल पाता है। और उस जगह पे एक ऐसे लीक से हट के अपने बेटी का सुनना, अपने बेटी के करियर को समझना और उसमें साथ देना बहुत बड़ी बात है। उनकी सोच बड़ी थी, शुरू से ही उनकी सोच बहुत प्रोग्रेसिव रही है। हम चारों को लेके उन्होंने हमेशा कोई प्रेशर नहीं डाला कि यही सेलेक्ट करना है, यही सेलेक्ट करना है। उनका था कि जो भी जिसमें मन लगता हो, जिसमें मज़ा आता हो काम करने में, वही करो। क्योंकि अगर मज़े के साथ काम करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से हो पाता है और ज़्यादा लॉन्ग टर्म पे कर पाएंगे। और अगर उसको टेंशन के साथ करेंगे कि अरे पिता के प्रेशर की वजह से मैं इसमें आ गया, मैं तो किसी और चीज़ में जाना चाहता था। तो इसका एक एग्जांपल ये है कि ये जो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने पहले इंजीनियरिंग की और करने के बाद जब जॉब की बारी आई तो उन्होंने पापा को बताया कि वो एक्टर बनना चाहते हैं। तो उस टाइम पे भी मेरे पापा ने उनको सपोर्ट किया, उनको मास्टर्स कराया थिएटर से चेन्नई भेज के, और अब वो मुंबई में वो भी एड्स में और छोटे मोटे रोल्स में भी कर रहे हैं। स्ट्रगलिंग फेज़ में वो भी हैं, लेकिन पापा अभी भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं।
तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है। जी, तो कहीं ना कहीं आपके फादर के बेस में ये चीज़ है कि शिक्षा आप लीजिए, बिल्कुल। अगर आप एक्टिंग भी करना चाहते हैं तो उसकी भी एक विधिवत शिक्षा ले लीजिए, क्योंकि शिक्षा ले लेने से आप उसमें ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं। बात हो रही थी अभी आपके घर की, तो इसमें हम जानना चाहते हैं कि फैमिली मेंबर्स कौन कौन हैं और कहाँ से संगीत आया? क्या पिता भी संगीत से जुड़े हुए रहे हैं या संगीत इनबिल्ट है आप में और राम जी की कृपा सही में बचपन से है आप पर? बचपन से तो है, ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन संगीत की बात करें, पहले मैं फैमिली बता देती हूँ। मेरी फैमिली में कुल मिला के हम 4 भाई बहन हैं, मम्मी पापा हैं, दादाजी हैं, और जिनको मैं नहीं भूल सकती फैमिली मेम्बर कहना, वो 2 हैं मेरे 2 डॉगीज़। और भी कई लोग, कई जानवर हैं हमारे यहाँ, गाय हैं और भी कई लोग हैं। तो हम सारे लोग एक साथ रहते हैं। और संगीत की बात करूँ तो संगीत तो वाकई फैमिली में किसी में नहीं था, लेकिन पापा कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे सांस्कृतिक कार्यक्रमों से और इन सब चीज़ों से। तो उन्होंने कई बड़े बड़े कलाकारों को सुना है, देखा है, उनसे बहुत सामने से परिचय है। तो उन लोगों का आशीर्वाद उनको हमेशा मिलता रहा है। तो उसी दौरान मैं हुई थी। तो पापा का कहना है कि बड़े बड़े गुरुओं के आशीर्वाद से तुम हुई हो, तो इसीलिए संगीत मेरे अंदर है। जी, तो हम बात संगीत की कर रहे हैं, राम जी की भी चर्चा अभी हुई। एक और 2.0 आपने कुछ बनाया है राम जी पर, तो अगर आप हमारे दर्शकों को सुना दें तो अच्छा, मज़ा आ जाएगा। ज़रूर ज़रूर। मैं भक्त तुम्हारी हूँ, तुम मेरे प्रभु हो, कुछ और न मांगू मैं, बस तुम दर्शन दे दो। कुछ और न मांगू मैं, बस तुम दर्शन दे दो। मैं हर घड़ी सोचूं तुम्हें, हर घड़ी सोचूं मुझे रहा ना जाए। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। मैं प्राण त्याग दूं जो राम ना आए, मैं प्राण त्याग दूं जो राम ना आए। बहुत खूबसूरत। और राम जी पर जितने भी गाने बने हैं और जितने भी अभी भी बन रहे हैं, आपको भी देखकर लोग बहुत सारे गाने बना रहे हैं, लिख रहे हैं। जब बात लिखने की आती है तो कुछ नया लिख रही हैं आप? क्या लिखने में भी दिलचस्पी है या गाने में ही दिलचस्पी है? क्योंकि आपने कई सारे गानों की रिप्लाईज भी बनाई हैं, तो कुछ बताइए लिखने के बारे में। मैं लिखती भी हूँ। मैंने कई राम जी के भजन भी लिखे हैं, कई मैंने बहुत सारे भजन लिखे हैं, बहुत सारे हिंदी सॉन्ग्स लिखे हैं, तो लिखने में भी रुचि है मेरी। जी, और राम जी की प्राण प्रतिष्ठा जब हो रही थी तो उस पर भी मैंने एक भजन लिखा था राम जी के आगमन के लिए। अच्छा, सुनाना चाहेंगी? ज़रूर सुनाऊंगी। दीप जलाओ, मंगल गाओ, आज अवध को खूब सजाओ। ना जाने पाँव धरे कहाँ भगवन, गलियों पे अपनी पलकें बिछाओ। ना रहे कोई कमी स्वागत में, अयोध्या के राजा आए हैं। हम मनाओ दिवाली आज दिल खोल के, जन्मभूमि के लाल राम आए हैं। होकर के बनवास पूरी लौट अपने अवध, जन्मभूमि के लाल राम आए हैं। हो राम आए हैं, राम आए हैं। हो राम आए हैं, राम आए हैं। हम मनाओ दिवाली आज दिल खोल के, जन्मभूमि के लाल राम आए हैं। जी बिल्कुल, राम आए हैं। और ये धरती जो है, बिहार की धरती जो है, ये जानकी की धरती कही जाती है। तो क्या जानकी जी पर भी आपने कुछ लिखा है या कुछ बनाया है, कुछ गाती हैं उनसे जुड़ा हुआ भी? उनसे जुड़े तो कई गीत हैं जो मैं गाती हूँ, बट अभी तक लिखा नहीं है। लिखने का मुझे बहुत ही मन है और मैं लिखूंगी बहुत जल्दी ही। तो जानकी जी पर भी मैं एक भजन आपको सुना देती हूँ। जी। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तोड़ा है जी, तो
धनुष राम ने तोड़ा है, तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। बहुत सुंदर, बहुत Thank you. खूब। और स्वाति जी, हम ये जानना चाहते हैं कि एक गाना जब आप बनाती हैं और जब आप उसको अपलोड करने वाली होती हैं, तो उसके पीछे मेकिंग में अगर हम जाएं तो क्या कुछ चीज़ें लगती हैं, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और कितनी मेहनत लगती है एक गाने को कंपाइल करके उसको ऑडियंस तक पहुंचाने में? देखिए, मेकिंग प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जो आम लोग, बहुत ही आम लोग हैं जो सिर्फ संगीत सुनते हैं, उनको नहीं समझ आएगा। एक मेकिंग करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है कि आप क्या गाना गा रहे हो, उस गाने की स्केल डिसाइड करो, उस गाने की कॉम्पोजिशन डिसाइड करो, फिर उस गाने के लिरिक्स लिखो, कंपोज करवाओ उसको, उसके म्यूज़िक बनवाओ। फिर टेक्निकल पार्ट में अगर जाते हैं तो जितने भी हमारे उसमें इंस्ट्रूमेंट लगेंगे उनको लाइव आर्टिस्ट को बुला के हम रिकॉर्ड करवाते हैं। फिर उसकी म्यूज़िक की मिक्सिंग होती है, मास्टरिंग होती है, तो क्या सिंक्रोनाइज मूड होता भी है। समझना ज़रूरी होता है कि अभी ऑडियंस को क्या अच्छा लग रहा है? क्योंकि यू नेवर नो वाली सिचुएशन रहती है जब आप एक गाना अपलोड करते हैं, तब आपको भी नहीं पता होता है कि ये गाना जो हम बिल्कुल। अपलोड कर रहे हैं, क्या पता ये दर्शकों को अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, इस पे उस तरीके के व्यूज़, लाइक्स, कमेंट्स आएंगे कि नहीं आएंगे। तो क्या चलता है, क्या मूड भी पहचानने की ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल, जब मैं कोई हिंदी या फिर कोई भोजपुरी सॉन्ग बना रही होती हूँ या फिर ऐसा कोई सॉन्ग बना रही होती हूँ जो भक्ति से ना जुड़ा हुआ हो, तो मेरे मन में ये सारी चीज़ें चलती हैं कि भाई इस पे व्यूज़ आएंगे कि नहीं, ये आजकल ट्रेंडिंग होगा कि नहीं, इस पे रील्स बन पाएंगे कि नहीं। लेकिन जब भी मैं कोई भक्ति सॉन्ग बनाती हूँ, मैं बस दिल से गा के उसको अपलोड कर देती हूँ। उसके पीछे बहुत ज़्यादा तामझाम और दिमाग क्योंकि नहीं भक्ति को लगाती। आपने मास्टर कर लिया है समवेयर। नहीं, इट्स नॉट अबाउट कि मैंने उसको मास्टर किया, इट्स अबाउट कि मैं बस उसको भावना से गाती हूँ। मैं ऐसा समझती हूँ कि भगवान कभी ट्रेंड में आना जाना नहीं कर सकते जी। हैं कि अभी राम जी ट्रेंड में चल रहे हैं। अभी कई लोग मुझसे ऐसा बोलते हैं कि राम जी ट्रेंड में चल रहे हैं तो राम जी के 20 गाने गाइए ना, तब ना आप और आगे बढ़ेंगी। मुझे ये चीज़ बड़ी बुरी लगती है कि लोगों ने भगवान को भी ट्रेंड की चीज़ बना दी है। तो कई लोगों ने मुझे सलाह दिया कि अभी तो काशी में होने वाला है, अभी तो मथुरा में होने वाला है, तो आप उस पर गाना लिखिए, उस पर गाना बनाइए। तो मुझे बड़ा ये चीज़ थोड़ा मुझे दुखी करता है कि लोगों ने भगवान को ट्रेंड की तरह ले लिया है, भगवान को पैसे छापने के लिए सोच लिया है। तो ये चीज़ मैं नहीं सोचती हूँ। मैं सभी लोगों के मैंने सलाह सुने, सभी लोगों के बारे में मैंने सुना और मैंने बोला मैं गाऊंगी वही जो मेरा मन करेगा, मैं गाऊंगी वही जो भगवान मुझसे गवाएंगे। ऐसा नहीं है कि भगवान का नाम लेके मैं लगूँ अब उसको कैश करने, ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान के नाम पे तो एटलीस्ट मुझे नहीं, सब बिजनेस करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो मेरे और भी गायकी के फॉर्म्स हैं, जैसे हिंदी है, भोजपुरी है, जिसको मैं एज अ बिजनेस ले सकती हूँ। लेकिन एक बात बताती हूँ आपको, जो संगीत है ना वो अपने आप में अध्यात्म से जोड़ देता है। जी, तो अगर मैं हिंदी सॉन्ग भी कर रही हूँ, अगर मैं कोई और भी सॉन्ग कर रही हूँ, उसके पीछे भी इतना ज़्यादा नहीं होता है कि पैसा नहीं बनेगा तो मैं पागल हो जाऊंगी, ऐसा भी नहीं होता है। उसमें फ़न होना चाहिए, उसमें काम होना चाहिए। जब हम रियाज़ पे बैठते हैं ना, तो हमारे साथ और 2 आर्टिस्ट हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। जब हम रियाज़ पे बैठते हैं तो सच में उस समय नहीं आता है कि इस रियाज से मैं कितना पैसा कमा लूँगी। उस समय बस भगवान याद आते हैं। जब हम ओम का रियाज़ कर रहे होते हैं, ओम साध रहे होते हैं, तो बस भगवान याद आते हैं। माँ सरस्वती से हाथ जोड़ के बस हम साधना कर रहे होते हैं, थोड़ी देर के लिए हम खो भी जाते हैं, दुनिया से कट जाते हैं। तो संगीत अपने आप में एक अध्यात्म से जोड़ देता है। जी, बिल्कुल। अब किसी के लिए हार्डकोर पैसा कमाने वाली चीज़ है तो फिर वो जाने, मेरे लिए इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि और भगवान पैसे तो आप अन्य माध्यमों से कमा सकते हैं और भी बहुत से कमा ही माध्यम रहे हैं। बिल्कुल कमा ही रहे हैं, और कितना भागेंगे पैसे के जी। पीछे, कितना कमा लेंगे। अगर भगवान के बारे में भी चलिए हम बिजनेस के बारे में सोच के अपलोड कर देते हैं कि ये वो, तो कितना ही कमा लेंगे, फिर भगवान से कैसे जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यही और बात है। संगीत से तो आपको जुड़े रहना है, बिल्कुल। एक लंबे समय तक जुड़े रहना है। बिल्कुल। तो आध्यात्म तो वहाँ होगा ही जो आपको सबसे ज़्यादा उनसे जोड़ता होगा। सावन का महीना शुरू होने वाला है, तो सावन के लिए आपने कुछ प्रिपेयर किया है? अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ सुनाना चाहें तो। जी बिल्कुल, मैंने प्रिपेयर किया है। और मेरा एक अभी शंकर जी का ही एक भजन है जो इंस्टाग्राम पे काफ़ी उस पर रील्स बन रही हैं, लड़कियां उस पर काफ़ी रील्स बना रही हैं, मैंने भी बनाया है और उस पर लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे उस पर, तो उसको सुनाऊंगी मैं। सावन का महीना आए हैं भोलेनाथ, सावन का महीना आए हैं भोलेनाथ, हवा के कण कण में गूंजे है डमरू डम डम आज, हवा के कण कण में गूंजे है डमरू डम डम आज।
अब हमें काल की क्योंकि कृपा है हम पे उस महाकाल की, चिंता नहीं है कोई अब हमें काल की क्योंकि कृपा है हम पे उस महाकाल की। काल भी डरता जिससे वो है मेरे महाकाल, काल भी डरता जिससे वो है मेरे महाकाल। हवा के कण कण में गूंजे है डमरू डम डम आज, सावन का महीना आए हैं भोलेनाथ। हवा के कण कण में गूंजे है डमरू डम डम आज। शिव ही है सत्य और शिव है अनंता, शिव ही अनादि और शिव भगवंता। शिव ही है सत्य और शिव है अनंता, शिव ही अनादि और शिव भगवंता। शिव शंकर की महिमा पर भक्तों को है नाज, हवा के कण कण में गूंजे है डमरू डम डम आज। मुझे लगता है कि 16 सोमवारी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इस गाने पर रील बना लेते हैं तो मुझे लगता है शिव जी आप पे ज़रूर मेहरबान हो जाएंगे। कई सारी शैलियों में आप गाती हैं जी। और लेकिन आपकी अपनी कोई पसंदीदा कोई ख़ास शैली है? क्योंकि जब आप डिवोशनल गाती हैं तो बिल्कुल रम जाती हैं, खो जाती हैं, लोगों को उसमें बहुत मज़ा आता है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक ऐसा है जो डिवोशनल के अलावा भी आपको पसंद आता हो, जिसमें आपको मन करता हो गाने का? हिंदी के कुछ ऐसे रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, कुछ ऐसे अच्छे और कुछ सैड सॉन्ग्स भी हैं। बेसिकली हिंदी की अच्छी रचना जी। वो मुझे गाना बहुत पसंद है। कुछ सॉन्ग्स मैंने भी रिप्लाई उसके किए हैं, रिप्लाई वर्जन बनाए हैं, तो वो पसंद है। लेकिन पहले अभी से कुछ मंथ्स पहले तक मैं कहती थी कि मुझे हिंदी गाना बहुत पसंद है, हिंदी गाना बहुत पसंद है। लेकिन अभी भगवान की कृपा का है, भगवान ने मेरा जो हृदय परिवर्तन जो है वो कर दिया है। तो मैं अपनी फेवरेट विधा भी अब भक्ति ही बताऊँगी। मुझे भक्ति सॉन्ग्स गाने बहुत पसंद है। जब वो मैं गाती हूँ, जब वो मैं सुनती हूँ तो मैं इतनी रिलैक्स रहती हूँ कि मुझे दुनिया की कोई चिंता ही नहीं रहती है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शुरू में भी कहा कि वो एक फ्लो में आप गा लेती हैं, उसके साथ आपको कोई कट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर से रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपने कई सारे रिप्लाई सॉन्ग्स गाए हैं, कुछ हमारे दर्शकों को भी सुनाइए क्योंकि वो बहुत पॉपुलर हुए हैं और अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे लोग उसको खूब सुनते हैं, रील्स भी बनाते हैं। तो अगर आप कुछ सुना दें हमारे दर्शकों को तो। ये एक सॉन्ग बड़ा पॉपुलर हुआ था बीच में, चांद वालियाँ जी। उस पर हज़ारों लाखों रील्स बन रहे थे। तो जब मैंने उसको सुना तो सडन मेरे दिमाग में आया कि अक्सर ऐसा होता है कि लड़के ही हैं जो लड़कियों के लिए गाना गाते रहते हैं। हाँ। क्यों ना लड़कियां भी कुछ डेडिकेट करें लड़कों के लिए, या फिर उनके लिए भी कुछ गाएं। तो मैंने ये रिप्लाई सोचा था, देखने को मुझको 100 बहाने तू बनाए, ऐसा भी क्या मुझ में है बता, जानती हूँ तेरे दिल में मेरे लिए क्या है, क्यों तू मेरे पीछे है पड़ा। ये मेरी चांद वालियाँ हाँ देती हूँ मैं गालियाँ, ये मेरी चांद वालियाँ हाँ देती हूँ मैं गालियाँ, सोच ले तू फिर से एक दफा है, टेढ़ा है ये दिल का रास्ता, हो टेढ़ा है ये दिल का रास्ता, टेढ़ा है ये दिल का। तो रिप्लाई सॉन्ग्स की बात हो रही है, बहुत सुंदर आप गाती हैं। एक और रिप्लाई सॉन्ग अगर आप सुना दें हमारे दर्शकों को तो। मेरे तो बहुत सारे रिप्लाई सॉन्ग्स हैं। कहानी सुनो। कहानी सुनो, ओके। दीवाना मेरा अब है तू कहाँ, बैठी राहों में पल के बिछाए, एक तरफा नहीं है इश्क तेरा, मुझे कहने तो दे मेरे दिल में है क्या, तुझे क्या पता तू अकेला नहीं जिसे प्यार हुआ था।
हमसे प्यार हुआ था, हाँ प्यार हुआ था। थैंक यू। बहुत सुंदर, और ऐसा लग रहा है कि लगातार सुनते ही चले जाएं। लेकिन इस बीच थोड़ी बात भी आपसे बहुत ज़रूरी है कि जब आप काम करती हैं एज अ प्रोफेशनल, तो व्यक्तिगत जीवन और ये जो प्रोफेशनल लाइफ है, इसको कैसे आप मैनेज कर रही हैं? क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता होगा आई एम श्योर आपके लिए। कैसे मैनेज हो रहा है? अभी तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पहले उतना नहीं था क्योंकि पहले इतना मैं पब्लिक में नहीं थी, लेकिन अभी मेरी आधी लाइफ पब्लिक में है और आधी लाइफ प्राइवेट है। बट दोनों लाइफ्स मेरी बहुत खूबसूरत है। जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है वो भी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत खूबसूरत है, और मेरी प्राइवेट लाइफ भी बहुत ही अच्छी है। मैं बहुत ही अच्छे लोगों के बीच में रहती हूँ। मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे जानने वाले, मुझे चाहने वाले सारे लोग बहुत अच्छे हैं। और प्रोफेशनल लाइफ में भी थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती रहती है, सबके लाइफ में होती है, तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो मुंबई जाकर के प्रोफेशन में अच्छा कर पाना, करियर बना पाना बड़ा चैलेंजिंग होता है, तब जब आप बिहार जैसे जगह से आते हैं और आप पर कई सारे टैग लगे हुए होते हैं। बिहारी होने का ही टैग सबसे बड़ा टैग हो जाता है जी। तो कितना सीरियसली लोग आपको लेते हैं इस चीज़ को लेकर के, म्यूज़िक को लेकर के, आपको लेकर के? जी, मैं अपनी बात करूँ तो कई लोग इस चीज़ के शिकार हैं, मैं जानती हूँ, मेरे दोस्त ही हैं कई ऐसे। लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मैं सबको ये बताती हूँ कि मेरा जो रूट है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग है इस मामले में कि मुझे मेरे पापा ने कभी ये नहीं बोला कि तुम बिहारी होने की वजह से तुम्हें कोई रोकेगा टोकेगा। बोलते हैं, अगर मैं उनसे बोलूँ भी कि पापा ऐसा है कि बिहारी होने की वजह से लोग कुछ बोलेंगे या कुछ करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोल देंगे बिहारी होने की वजह? मेरे पापा ऐसे समझाते हैं। एक बार मैंने ऐसे ही समझाते हैं, ऐसा क्या बोल देंगे बिहारी होने के बारे में, मामले में। आपके फादर में वो बिहारी स्वैग है पूरा स्वैग है, और ही इज़ अ वेरी प्राउड बिहारी, एंड ही ऑलवेज टॉट मी कि आप तुमको भी एक प्राउड बिहारी होना चाहिए। अपना आइडेंटिटी खो के किसी को मत बताओ कि भाई मैं तो मुंबई में रहती हूँ तो मैं तो मुंबई से हूँ। नहीं, बताओ बिहारी हो, एंड वी बिहारीज आर लाइक दिस, हम ऐसे ही होते हैं। तो एक बार की बात है कि कुछ हमारी सिटी में, मैं बहुत छोटी थी, हमारे सिटी में कोई कुछ आ रहे थे, बहुत बड़े कोई नाम आ रहे थे। मैं बहुत बेचैन थी, मुझे मिलना है, पापा मुझे जल्दी चलिए मिला दीजिए। तो कह रहे इतना क्या बेचैन उससे मिलने के लिए? तो मैंने कहा कि भाई वो पता नहीं कौन से एक्टर आ रहे थे, मैंने कहा वो ये है, मुझे उनसे मिलना है कि उन्होंने ये अचीव किया है, हम मैं उनको आँख से देखूंगी वो कैसे दिखते होंगे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, एक्साइटमेंट देके बोला कि देखिए वो इंसान ही करते हैं जो उन्होंने किया है, कि तुमको लगता है कि तुम वैसा कुछ कर सकती हो कभी, कि तुमको लोग देखने के लिए बेचैन हो जाए? तो हम बोले कि नहीं, वो लोग तो अलग होते होंगे। फिर उन्होंने समझाया कि वो लोग अलग नहीं होते हैं, वो हमारे बीच के लोग हैं, उनका जो परिश्रम है ना वो तुमसे ज़्यादा अच्छा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम लाइफ में परिश्रम करती हो वहाँ तक तुम भी पहुँच सकती हो, वो कोई एलियन आके नहीं करता है। तो ये जो सिखाया है ना उन्होंने बचपन से मुझे, वो चीज़ मेरे दिमाग में बहुत ही घर कर गई है। और मैं इसीलिए किसी भी काम को अब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं मानती हूँ। मतलब काम करना है ऐसा नहीं है, लेकिन उसको ऐसा सोच के कि वो तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ, ये मैं नहीं मानती हूँ। ये मुझे मिला है, मुझे मेरे फादर से। तो उन्होंने हमेशा बोला है कि बिहारी होने के लिए प्राउड होना है, ख़राब नहीं फील होना है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, मैं तो शौक से बताती हूँ कि मैं बिहार से हूँ। तो जब बिहार की बात होती है तो बात भोजपुरी की भी होती है, तो भोजपुरी में भी हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ सुना दे तो। उसके बाद हम भोजपुरी पर बात भी करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, ज़रूर सुनाऊंगी मैं। तोहरे में बसे राजा हमारो परनवा, तोहरे में बसे राजा हमारो परनवा, रात दिन रहे बस तोहरे धियनवा, मन झूमे नाचे गावे जब तोहरा के पावे, मन झूमे नाचे गावे जब तोहरा के पावे, बड़ा नीक लागे राजा तोरा संगवा हो, तोहरे में बसे राजा हमारो परनवा हो, रात दिन रहे बस तोहरे धियनवा, हो मन झूमे नाचे गावे जब तोहरा के पावे, बड़ा नीक लागे राजा तोरा संगवा हो, कबाहू ना हाथ छूटे हमरा सजन से, साथ रहे उनके हर जन्मवा हो, कबाहू ना हाथ
तो यहाँ मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि मैंने आपसे एक गलत सवाल पूछ दिया कि आप किस शैली में ज़्यादा बेहतर हैं। आप हर शैली में ही बहुत बेहतरीन हैं। और बात हम भोजपुरी की कर रहे थे अभी, तो मैंने कहा जैसा कि भोजपुरी पे हम बात भी करना चाहते हैं। क्या है भोजपुरी को लेकर के अभी जो माहौल है, उस पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो? भोजपुरी को लेके जो अभी से मेरे ख्याल से 5-10 साल पहले जो सोच थी लोगों की, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो चेंज हो रही है, क्योंकि अच्छे भी काम करने वाले लोग भोजपुरी में आ रहे हैं। यार भोजपुरी तो वैसा है ही नहीं जो बचपन से मेरे दिमाग में स्टीरियोटाइप बना हुआ था। तो फिर अभी कुछ टाइम पहले, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, पर मैं हिंदी और भक्ति में ऐसी लगी हुई थी कि मेरे पास उतना सोचने का वो समय नहीं था। तो जब मुझे लगा कि मेरे पास एक फ़ैन बेस है, एक ऑडियंस है, तो मुझे लगा क्यों ना उनको भोजपुरी भी सुनाया जाए, क्यों ना भोजपुरी की अच्छी रचनाएं उनको सुनाई जाए, क्योंकि हैं भोजपुरी में ऐसी चीज़ें। तो अभी मैं वो काम कर रही हूँ और मेरे 2-3 सॉन्ग्स हैं भोजपुरी के जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। एंड उसके वजह से जब लोगों के मुझे मैसेजेस रिसीव होते हैं कि ये गाना सुन के हम, या फिर सुना के, या अपने सोसाइटी को सुना के इसको बहुत प्राउड फील करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ। बिल्कुल। और आपकी भोजपुरी में एक ख़ास बात है कि वो एक मॉडर्न ट्विस्ट के साथ है, तो वो आपने क्यों सोचा और कैसे सोचा? क्योंकि जो एक रेगुलर भोजपुरी गाने हम सुन रहे हैं, आज के जो चलन वाले गाने हैं वो एक अलग हैं। जो पुराने गाने हैं, जो भिखारी ठाकुर जी के, महेंद्र मिश्र जी के जो गाने हैं, उनको भी गाने वाले सिंगर्स अलग तरीके से गा रहे थे और अलग साज के साथ गा रहे थे। तो साज बदलने की भी कहाँ से आपने सोची? एक्चुअली मैंने ये इसलिए सोचा क्योंकि जो पुराने जो हमारे सॉन्ग्स हैं, ऑलरेडी फोक सॉन्ग सारे हैं, वो तो हैं ही, लेकिन उसको लोग सुन ही नहीं रहे हैं। अगर उसी को नए ट्विस्ट के साथ, क्योंकि ज़माना बदलता है, लोगों के टेस्ट भी बदल जाते हैं। आप आज के ज़माने में ब्लैक एंड वाइट मूवी तो नहीं देखते हो ना, तो वैसे ही टेस्ट, मूड सब बदल जाता है। तो जब मूड बदला है तो उसी मूड के हिसाब से लोगों को ऐसा कुछ दिखाया जाए कि लोग पसंद करें, रिलेट कर पाएँ। एक्चुअली कोई भी किसी भी चीज़ को, दुनिया में किसी भी चीज़ को तो तभी पसंद करता है जब उससे रिलेट कर पाता है। जो मेरी सोच है वो है ये कि जितने यूथ लोग हैं, क्योंकि यूथ ही ऐसे लोग हैं जो ज़्यादातर फ़ोन चलाते हैं, तो अगर उन लोगों तक गाना पहुँचे तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो मेरी टारगेटेड ऑडियंस जो होती है वो हमारे एज के आसपास के लोगों के लोग होते हैं, तो जो ज़्यादा सुने, शेयर करें और उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। हाँ। स्वाति जी, एक बात बताइए, कई सारे स्पेशल मोमेंट्स होंगे आपके लाइफ में, आई एम श्योर। तो प्रधानमंत्री जी से मिलने का जो मोमेंट है वो कैसा था? बहुत अमेजिंग था वो तो मेरे लिए एक सरप्राइज़ हो गया था। मैं आई थी आरा में, बक्सर में एक शो करने आई थी, और वहाँ से मैं घर चली आई। मुझे पता चला कि हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो आपको मेरी जबकि रिटर्न भी मुझे उसी दिन जाना था। तभी मैं घर आई और 3 दिन बाद प्रधानमंत्री जी आने वाले थे। तो जब आई, मैं उनसे मिली। पहले तो मैं बैठी हुई थी, मेरे से एक मोमेंट नहीं कट रहा था कि कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। जब वो आए, उनसे मिली, तो जैसा मैंने सोचा था कि ऐसे होंगे वैसे होंगे, लेकिन उनसे मिल के मुझे ज़रा भी नहीं लगा कि मैं मतलब देश के प्रधानमंत्री से मिल रही हूँ। इतने सहज, इतने सरल हैं, उनसे वो एक भव्यता वाली वाइब तो आ रही थी, लेकिन वो वैसी भव्यता वाली वाइब नहीं आ रही थी कि तुम मेरे तक पहुँचो। ऑरा से प्रभावित थी बहुत। मतलब एक होता है ना, कई सेलिब्रिटीज़ और कई बड़े नाम ऐसे होते हैं जिनके नाम से और वाइब से आता है कि वो कह देते हैं इनविजिबली कि तुम मेरे तक नहीं पहुँच सकती हो, तुम वहीं पे हो। लेकिन उनसे बात करके मुझे लगा ही नहीं, उनसे मिलके मुझे लगा ही नहीं। इतने लोग आए हुए थे, हज़ारों लाखों की भीड़ थी, उस भीड़ में भी उन्होंने मुझे पहचान लिया, उन्होंने मुझसे बात की, आशीर्वाद दिया फ्यूचर के लिए। तो ये एक उनकी पर्सनालिटी बहुत अमेजिंग है। आपसे मिलकर वो भी आई एम श्योर उतने ही खुश हुए होंगे जितने आप हुई हैं, और जितनी चमक आपके चेहरे पे दिख रही है अभी ये पूरी बात बताते हुए, वो उनके भी नज़रों में होगी। एक और ख़ास बात मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या बॉलीवुड की तरफ से भी कुछ ऑफर्स आ रहे हैं, कुछ झुकाव, क्योंकि आपका उधर भी दिखता है कि आप प्लेबैक सिंगिंग की तरफ भी जाना चाहती हैं, तो क्या कुछ बॉलीवुड से है? प्रोजेक्ट्स तो कई सारे हैं, बट एक होता है ना कि ऐसा प्रोजेक्ट हो जो मेरा मन खुश हो जाए कि हाँ इसको तो करना ही है। ऐसा कुछ अभी तक ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं है, लेकिन हाँ प्रोजेक्ट्स तो कई सारे हैं और आएंगे भी। और बाकी
टी सीरीज़ के साथ मेरा नया गाना आने वाला है, कृष्ण जन्माष्टमी पे उनके जन्मोत्सव के लिए आने वाला है। चलिए, आपको बहुत बधाई Thank उसके लिए। और एक और बात है कि सिंगर से जुड़े हुए कि कुछ सिंगर्स कहते हैं कि हम इस तरीके के या इस जॉनरा के गाने गाएंगे और इस जॉनरा के गाने हम नहीं गाएंगे। तो क्या कुछ आपने भी ऐसा कुछ रूल बुक जैसा आपने कुछ बनाया है कि हम क्या गाएंगे और क्या नहीं गाएंगे? बिल्कुल, जैसे सॉन्ग्स मैं आज तक गाती आई हूँ, अच्छी सॉन्ग्स जिसको आप अपनी फैमिली के साथ सुन सको। कहीं पब्लिकली बजे तो आप अब पापा के साथ चल रहे हो, पब्लिकली बजे तो ऐसे आंख झुका के ना जाना पड़े, मैं ऐसे सॉन्ग्स नहीं गा सकती हूँ। भले वो श्रृंगार रस का ही कोई सॉन्ग हो, कोई सैड सॉन्ग हो, या फिर कोई भक्ति सॉन्ग तो खैर बहुत अलग चीज़ है। कोई लेकिन ऐसे आजकल भक्ति सॉन्ग भी ऐसे भोजपुरी में तो खासकर बनने लगे हैं जो हाँ, आप सुना नहीं मैंने। सुनना पसंद करते हैं। सुना मैंने, एक्चुअली एक छठ का सॉन्ग सुना था मैंने। छठ की बात हो रही है, कुछ सुनाना चाहेंगी आप हमारे दर्शकों को? छठ की तो बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारे गाने हैं छठ के। तो छठ मुझे लगता है कि ये एक ऐसा टाइम होता है छठ के टाइम पे। इस टाइम पे मैं हर जगह इंस्टाग्राम पे मैं ही होती हूँ, छठ के सारे बिल्कुल, रील्स में बिल्कुल, मैं ही होती हूँ। बिल्कुल। हर मुझे पूरे देश से, इवन विदेशों से लोग वीडियोस भेजते हैं कि आपके गाने यहाँ बज रहे हैं, आपके गाने पे हम बजा के ठेकुआ बना रहे हैं, तो छठ के काम कर रहे हैं। शारदा सिन्हा जी की आवाज़ के बाद अगली जो आवाज़ जो सुनाई देती है वो आप ही की आवाज़ सुनाई देती ये है। भगवान की कृपा है। ये मैं बहुत छोटी हूँ इस चीज़ के लिए, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, लेकिन भगवान की कृपा है कि अगर लोग ऐसा सोचते हैं, अगर ऐसा लोग सारा सोशल मीडिया तो यही कह रहा है कि अगर गाने बजते हैं तो या तो शारदा सिन्हा जी के बज रहे हैं, नहीं तो फिर स्वाति मिश्रा के गाने Oh my बज रहे God, हैं। ये बहुत बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। वो शान है हमारे बिहार की, हमारे बिल्कुल। कल्चर की वो शान है। और उनके बाद अगर नाम लिया जा रहा है तो फिर ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं छठ का एक सॉन्ग उन्हीं का सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। पहिले पहिले हम कईनी छठी मैया बरता तोहार, छठी मैया बरता तोहार। पहिले पहिले हम कईनी छठी मैया बरता तोहार, छठी मैया बरता तोहार। करी हा क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती। आपके गाने की वजह से लग रहा है कि माहौल वैसा ही आसपास बन गया है। और किसी से मिलने की कोई इच्छा है, कोई चाह है? नहीं, मतलब ऐसा सच बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है। तो स्वाति जी, डिमांड आ रही है ऐसी कि अगर आप कुछ और भोजपुरी में अगर हमारे दर्शकों को कुछ सुना दे तो। सोलहो श्रृंगार कैनी तोहरे ला सांवरिया, एक बार देखा बता हो जइबा बावरिया। हाँ हो, सोलहो श्रृंगार कैनी तोहरे ला सांवरिया, एक बार देखा बता हो जइबा बावरिया। ओ सजना सांवर थोड़े थोड़े गोर लागेला, सजना सांवर थोड़े थोड़े गोर लागेला। जैसन सोचले रहनी ओहू से बिजोड़ लागेला, जैसन सोचले रहनी ओहू से बिजोड़ लागेला। हो सजना दिलवा के हमरा तो चोर लागेला, हो सजना दिलवा के हमरा तो चोर लागेला। जैसन सोचले रहनी ओहू से बिजोड़ लागेला, हो जैसन सोचले रहनी ओहू से बिजोड़ लागेला। हाँ बिजोड़ लागेला, हाँ बिजोड़ लागेला। बहुत सुंदर। और मुझे लगता है कि भोजपुरी में ऐसे ही गाने अगर आए तो मुझे लगता है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं सबकी ज़ुबान पर होगा ये इस तरीके का गीत। कुछ और अगर सुनाना चाहेंगी आप तो भोजपुरी में ही। मेरी लिस्ट खत्म हो रही है धीरे धीरे। भोजपुरी में बहुत कम अच्छी चीज़ें बनाई हैं। चलिए मेरा एक नया गाना आया, वो मैं एक लास्ट सॉन्ग सुना देती हूँ। जहिया से मिलल बाटे तोहसे नजरिया,
हर ओर तू ही लौका तारा हो सांवरिया, हो कैसे तो के समझाई, हाँ कैसे तो के समझाई, सीना चीर के दिखाई, बसल बाड़ा के तना भी तरिया हो, दिल के दिल से तू मिलवादा, धागा प्यार के जुड़वादा, दिल के दिल से तू मिलवादा, धागा प्यार के जुड़वादा। अब इस पूरे गाने को सुनने के लिए आपको मेरे YouTube पे जाना पड़ेगा। मैं बिल्कुल बिल्कुल, लोग जाएंगे और बस हमारा प्रोग्राम खत्म होगा और लोग YouTube पर सर्च करने ज़रूर जाएंगे। स्वाति जी, एक बात बताइए ये कि जो कोई नया उभरता हुआ सिंगर है, कोई बच्चा है, कोई ऐसा है जो दूर सुदूर गांव में आपको सुन रहा है, आपके जैसा बनना चाहता है, क्या कुछ तैयारी उसको करनी पड़ेगी? क्योंकि एक होता है कि हम इस रश में और इस हश में होते हैं कि हमें मुंबई पहुंच जाना है और चले जाना है, लेकिन मुंबई जाने से पहले की जो तैयारी है वो किस तरीके की तैयारी करके जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे? देखिए, एक गलत फहमी मैं दूर करना चाहती हूँ। सोशल मीडिया के ज़माने में ज़रूरी नहीं है कि आप मुंबई जाओगे तभी किसी आर्ट में आप मास्टर कर पाओगे। बिना मुंबई जाए आप जिस सिटी में हो, एक फ़ोन यूज़ करके भी आप अपना कला दिखा सकते हो। उसके लिए मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे अपने पेरेंट्स को परेशान ना करें कि मुझे मुंबई ही जाना है, अपने घर पे भी आप कर सकते हो। मुंबई जाना बचपन से मेरा ख्वाब था, सपना था। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे बॉलीवुड में गाना है, इसलिए क्योंकि वो सिटी मुझे बहुत पसंद है। मुझे बचपन से उस सिटी में जाना था, तो मैं गई वहाँ पे। मेरा काम भी वहाँ पे ऑब्वियसली बढ़ा क्योंकि मैं फिर वहाँ पे एक होता है ना, सेल्फ डिपेंडेंट हो गई। तो उसके बाद से मेरे खुद के ऊपर प्रेशर आ गया कि मुझे खुद को ग्रोथ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर पापा की इतनी उम्मीदें हैं, लोगों की इतनी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, लोगों के ताने भी जुड़े हुए हैं। कुछ ना करो तो फिर सुनाने पहले पहुंचेंगे। हाँ। भले कुछ करो तो बधाई के लिए पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन सुनाने के लिए ताने, अरे भेजला रहलू का हो गल, देख ला। हाँ। हो गई लीनू, ढक गई लीनू। कई लोग बोलते भी थे कि कई लोग बोलते भी थे, अरे क्या भेज दिए हैं बेटी को, शादी वादी करके हटाइए, पैसा बिना मतलब का खर्चा कर रहे हैं। तो हालांकि उनको जवाब सुनने को अच्छा मिलता है पापा से सुनते नहीं है किसी का, लेकिन फिर भी लोग आके सुनाते, कहीं ना कहीं एज अ गार्जियन दुख तो होता ही होगा ना। वही बात है कि मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ हैं वहाँ से भी काम कर सकते हैं, लेकिन हाँ, काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक वीडियो डाल दिया, और कई लोग आजकल मैं देख रही हूँ बिना सीखे ही वीडियो डाल देते हैं और लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, और गाना बिल्कुल सुनने लायक नहीं होता है। तो मैं वैसे लोगों से कहना चाहती हूँ कि पहले गाना कम्प्लीटली नहीं, बट ऐसा सीखिए कि आप खुद सुन के उसको जज करिए कि हाँ, मैं अब गाने लायक हूँ, ऐसा गा सकता हूँ कि लोग को सुना सकता हूँ। क्योंकि आप संगीत जानेंगे, संगीत सीखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि मैं कैसा गा रहा हूँ। तो एक वो चीज़ हो गई। दूसरी ये चीज़ हो गई कि आपके अंदर की मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ये फील्ड बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग है, मैं कहूँ तो आपके अंदर की मोटिवेशन बहुत हाई होनी चाहिए। उनके पेरेंट्स को भी कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चे में अगर आप पोटेंशियल, अगर टैलेंट देखते हैं तो उसको सपोर्ट करिए, क्योंकि अब हर किसी को डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बना सकते हैं ना। एक कलाकार कभी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है, उसके अंदर का कलाकार कभी मरेगा ही नहीं। भले वो किसी जॉब में चला जाए, भले वो किसी भी प्रोफेशन में चला जाए, उसके अंदर का कलाकार मरेगा ही नहीं कभी। जैसे आपने भी शुरू में छुप छुप करके सीखना शुरू किया था, आई थिंक। एक्चुअली मुझे तब पता नहीं था कि मेरे पापा रिएक्ट कैसा करेंगे। हाँ। तो जब उनको पता चला तो कह रहे हैं हमको बताएगा ही नहीं, हम तुम बढ़िया से स्कूल में एडमिशन करवा के तुम्हारा शिक्षा दीक्षा करवाते हैं। हम बोले अच्छा, ये तो हमको सरप्राइज मिल गया, हमको पता ही नहीं था आप कैसा रिएक्शन देंगे। तो फिर उसके बाद से पापा ने हायर जगह पे सारे एजुकेशन सब कुछ देखा, सब कुछ कराया अच्छे से। तो ये तो मेरा भाग्य है ना कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिल गए। सबको नहीं मिलते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स से मैं कहना चाहती हूँ कि अगर वाकई आपके बच्चे में पोटेंशियल, वो आपको टैलेंट दिखता है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरा, मेहनत, डेडिकेशन, ये सब बहुत ज़रूरी है। मेहनत से घबरा गए तो आप इस फील्ड से निकल गए। मैं जितना मेहनत पहले करती थी उससे कहीं ज़्यादा मेहनत आज करती हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मुझे एक फेम मिल गया है तो मैं बस बैठी हुई हूँ, इंटरव्यूज़ कर रही हूँ, गाने गा रही हूँ, मस्त, ऐसा नहीं है। पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत बढ़ गया है, तो वो मेहनत कभी आपकी लाइफ से नहीं जाएगी। और तो आपको बने रहने के लिए लगातार काम करते रहना पड़ता है। एक बार ऐसा नहीं है कि आपको कुछ हो गया, कुछ आपने पा लिया तो फिर आप बैठ जाओ घर पे, भाई अब तो मिल ही गया है। नहीं, फिर आपका पैशन कहाँ गया, फिर आप काम कैसे करोगे। बिल्कुल, तो पैशन होना बहुत ज़रूरी है।
स्वाति जी, सोशल मीडिया से क्या करियर बना सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपका जब YouTube देखते हैं तो लगता है कि करियर हो सकता है कि बना सकते होंगे, लेकिन कई सारे लोग हैं जो लगे हुए हैं और उस माध्यम से करियर बनाना चाहते हैं, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो क्या ज़रूरी चीज़ें हैं उसके लिए, ये भी ज़रूर हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि हमने आपको देखा है एक बहुत साधारण से वीडियो में, लेकिन चूंकि आप गाती इतना अच्छा है कि वो वीडियो के आसपास का फ्रेम कुछ भी हमें नज़र नहीं आता है। लेकिन अगर कोई विधिवत शुरू करना चाहे तो क्या कुछ करना चाहिए उसे? सोशल मीडिया से, अगर आपने पूछा मुझसे कि सोशल मीडिया से अगर फेम और नाम पाया जा सकता है कि नहीं, करियर बनाया जा सकता है कि नहीं, करियर बेसिकली तो यस बनाया जा सकता है, उसको सही दिशा में अगर आप यूज़ करें तो। जी। आप सोशल मीडिया को, आप किसी भी चीज़ को, अभी तो सोशल मीडिया है ना, तो हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, अगर ज़मीनी स्तर पे भी देखें तो किसी भी चीज़ में अगर आप लगेंगे, मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली उसको पा लेंगे। तो सोशल मीडिया भी वही है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आपका कंटेंट अच्छा है, आप उस पर रेगुलर हो और आप ऐसी चीज़ डिलीवर कर रहे हो लोगों को जो लोगों को दिल से कनेक्ट कर रही है, तो आज नहीं तो कल वो चीज़ लोगों तक पहुंचनी ही है। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सोचा था कि सोशल मीडिया बना के, मैंने तो सोशल मीडिया शुरू इसलिए किया था ताकि एक होता है ना, उस समय मैं क्लासिकल सीख रही थी तो मुझे लाइट म्यूज़िक गाने का बड़ा मन करता था। तो लाइट म्यूज़िक गाने के लिए मैंने सोशल मीडिया शुरू किया था कि यहाँ पे मैं ये गाऊंगी, और क्लासिकल तो वैसे सीख ही रही हूँ, तो इसके लिए मैंने शुरू किया था। अब वो आगे चलते अच्छा उसमें कई करने सारे लग गई, चैनल्स बन गए, अब तो कई सारे चैनल बन गए और उसमें अच्छा करने लगी तो फिर मोटिवेशन आती गई, सब कुछ करती गई। तो अगर आप मेरे पहले के कंटेंट देखोगे तो पहले तो बिना म्यूज़िक के मैं गाती थी, बिना म्यूज़िक के अपलोड कर देती थी। बट वही है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसा मेरे केस में था कि एक दो बार ऐसा हुआ कि व्यूज़ नहीं जा रहे हैं तो छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, करूँगी, मैं तो करूँगी। भले जैसे पापा का जो सीख दिमाग में था ना, वो जिद की तरह अटका हुआ था कि इंसान ही करते हैं ना ये। कोई किसी इंसानी ने ये यूज़ करके आज इतना बड़ा नाम कमाया ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ मैंने किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगे रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्वाति जी, छोटी छोटी बातें आपसे पूछना चाहती हूँ, बिल्कुल छोटे सवाल छोटे जवाब। आपका फेवरेट सिंगर? मेरा फेवरेट सिंगर श्रेया घोषाल। और अगर मैं मेल की बात करूँ तो? अरिजीत सिंह, सोनू निगम जी। अच्छा, खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे आजकल पसंद है दाल चावल भुजिया, घर का बेस्ट। हाँ देखो मैं कितनी एक्साइटेड हो गई, दाल चावल भुजिया। इवन मैं कल रात में आई हूँ अपने घर 2 बजे, मेरी मम्मी ने मुझे दाल चावल भुजिया खिलाया है। चलिए, आप बहुत दिन से उसकी डिमांड भी शायद कर रही थी। और पहनना अच्छा क्या लगता है? मुझे इंडियन ड्रेसेस पहनना बहुत पसंद है, जैसा कि मैं हमेशा पहनती हूँ। हाँ। और फैमिली में सबसे करीबी कौन है? ये झगड़ा लगाने वाली भी बात हो सकती है, लेकिन आप किसके सबसे ज्यादा करीब है? फादर के अलावा अगर पूछूं? फादर के अलावा मेरी बहन से, छोटी बहन से। हाँ, मतलब हम दोनों एक ही हैं। तो स्वाति, अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ हम चल रहे हैं, तो ऐसे में हम चाहते हैं कि अगर आप कुछ लास्ट में कुछ सुना दें, अगर हमारे दर्शकों को अपने किसी फेवरेट सिंगर का अगर कुछ सुना दे तो मज़ा आ जाए। फेवरेट सिंगर का या कुछ भी और जो आपका दिल करता है। एंड टाइम पे मैं चाहूँगी कि सब साथ में गाएं। ऐसा सुंदर मुख प्रभु का देखते ही रह गए, आंखें सबकी छलक गई और प्रभु जी हमको मिल गए। सोए भाग जगाए तुमने, चारों तीरथ पा लिया हमने, कुछ भी नहीं काया तुम बिन, इसमें प्राण तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक गुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चूमे प्रभु के चरण, इठला के पवन चूमे प्रभु के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के
हक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है ये चमक। तो ये Thank you. चमक और ये जो दमक है आपकी ऐसे ही बनी रहे और ऊपर वाले की आप पर ऐसे ही कृपा रहे। स्वाति जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, हमारे दर्शकों को आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और साथ ही अंकित जी और एकांश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए, इतना सुंदर हमारे दर्शकों के लिए प्ले करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन उससे पहले कार्यक्रम से जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो आप हमारे ईमेल आईडी पर हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो इसी के वादे के साथ कि कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार।